हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए स्पेशल सीरीज चला रहा हूं क्लास 12th मैथ्स का ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जैसा कि आपको याद ही होगा कि जो भी 2023 वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए एक स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है फॉर्मूला का, और जिसमें कि आज हम आपको 5वां नंबर डी बताने वाले हैं। यानी कि आज हम आपको बताएंगे डिटरमिनेंट, यानी कि सारणिक से रिलेटेड जो भी आपका फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला आपको बताएंगे, और ये चैप्टर नंबर 4 में आप लोग को आता है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो मैट्रिक्स का तो हम आपको बता ही दिए हैं, तो आज हम आपको डिटरमिनेंट के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे, और हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप एक बात देख पा रहे होंगे कि पहला चीज आप थोड़ा सा जान लीजिए कि डिटरमिनेंट है क्या, इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, परिभाषा तो पूछता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिएगा कि डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक है क्या, तो डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होता है। जैसा कि आप लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे, तो ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का आपको सिंबल बताया गया था कि बड़ा ब्रैकेट से ऐसे बंद कर देते हैं एलिमेंट को एक आयताकार बॉक्स में, तो ये एक मैट्रिक्स है। और ये अगर स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर वह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। ये परिभाषा में आपको स्पष्ट हो गया है। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको इधर डिटरमिनेंट का साइन ये मोड की तरह लगा देना है, लेकिन इसको आप डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन आप लगा देते हैं। और इसका क्या होता है, मैट्रिक्स में ये जस का तस रह जाता है, इसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इस डिटरमिनेंट का एक वैल्यू आता है, यानी कि मान आता है, और वो नंबर के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या हो सकता है, इसका वैल्यू आएगा, बस इतना ही याद रखना है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं बारी बारी से हम लोग समझेंगे, क्योंकि आपको बता दें 3 ऑर्डर में हो सकता है, मतलब 1 गुने 1 हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 गुने 2 हो सकता है, या 3 गुने 3 आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। तीनों के बारे में आपको वैल्यू पूछता ही पूछता है। चलिए तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा कि अगर एक ऑर्डर एक में डिटरमिनेंट निकालना हो, कोई मैट्रिक्स है जैसे ये बराबर एक के वो एलिमेंट है, और इसका डिटरमिनेंट निकाले तो दोनों तरफ आप डिटरमिनेंट का साइन ऐसे लगा दीजिए, और इसमें जो एलिमेंट रहेगा वही आपका आंसर आ जाएगा एक ऑर्डर एक में। लेकिन एक ऑर्डर एक में तो पूछता है नहीं, आपका 2 ऑर्डर में मेन होता है। जैसे देखिए एक और उदाहरण देख लीजिए, एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये, इसमें एक एलिमेंट है 2, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 ही रह जाएगा। अगर एक एलिमेंट है, मतलब मैट्रिक्स है जिसमें कि -3 एलिमेंट है, और इसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो -3 ही लिखिएगा। इसको आप मोड मत समझ लीजिएगा, ये डिटरमिनेंट है, जो एलिमेंट अगर एक है तो वही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब रही बात कि अगर इसका ऑर्डर 2 गुने 2 होता तब कैसे, तो यहां से आपका 1 नंबर का सवाल आता है। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स है, याद रखिएगा इस सिंबल को मैट्रिक्स बोलते हैं, और डिटरमिनेंट को ऐसे मोड की तरह 2 लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो आपको मान कैसे निकालते हैं, क्रॉस गुना करते हैं ऐसे। ठीक है, तिरछा तिरछे गुना करते हैं। ए में डी से तो यहां पर लिखेंगे पहले ए डी, और बीच में माइनस का साइन आपको हर हाल में देना है, चाहे जे हो जाए, और तब आपको बी में सी से, यानी कि बी से, इस तरह से आपको गुना करके आंसर निकाल लेना है। और जैसे उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे आप समझिए, उदाहरण नंबर 1 देखिए, इसको गुना करेंगे तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 5 ऐसे, और फिर 4 में 3 से, यानी 4 गुने 3, उसको गुना कर लीजिए तो 5 दूनी 10, और ये 4 तिया 12, 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 आपका आंसर आएगा। ये छोटा सा उदाहरण अभी हम आपको बता दिए 2 ऑर्डर 2 में। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। ये 2 4 5 -4 है। ठीक है, तब तक आप लोग आंसर कमेंट करिए, तब तक हम आपको आगे ले चलते हैं। देखिए 3 ऑर्डर में क्या होता है, 3 ऑर्डर में समझिएगा कि 3 ऑर्डर में मतलब 3 रो और 3 कॉलम हो, तब आप कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। जैसे ये देख लीजिए एक मैट्रिक्स है, और इसका अगर आपको डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट का साइन पहले आप इसे लिख दीजिए, या आप इसको dt ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। तो डिटरमिनेंट का साइन पहले आप ऐसे लगा दीजिए। ठीक, और इसको आपको झांका ताकी करके मान निकालना होगा। इसमें आपको थोड़ा सा मान यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे, पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ये साइन आपको याद रखना, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस करके ऐसे। तो देखिए पहले आपको 11 का यहाँ पर A11 जो दिखाई दे रहा है, पहले आप A11 आप यहाँ लिख दीजिए, और A11 जिस रो में है, जैसे इस रो में है, इसको डिलीट कर दीजिए, और इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए। ये जो नंबर बच रहा है 22 23 32 33, इसको आप बॉक्स में लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये जो एलिमेंट है A12, तो इसको आप पहले उससे साइन देखिएगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो आप पहले यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, और A12 भी लिख दिए। अब A12 को डिलीट करेंगे तो देखिए इसके सूतल लाइन यानी रो को डिलीट करेंगे, और इसके कॉलम ये डिलीट होगा। ठीक है, तो बचेगा क्या क्या, एक बार देख लीजिए, ये 21
23, 31 और 33 ये वाला लिख दिया है। उसके बाद आपको फिर प्लस का साइन देना है, ये प्लस लिख दीजिएगा और A13 आपको ये लिख देना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, पहले ये लाइन देखिए, देखिएगा किसको हम डिलीट किए हैं, A13 को तो ऐसे डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट, ये जो 4 गो नंबर बचेगा उसको आपको लिख देना है। और उसके बाद इसका वैल्यू निकालने के लिए आप फिर तिरछा तिरछी गुना, जैसे यहाँ पर आपको दो ऑर्डर में बताया गया, इस तरह से आपको गुना करके आंसर निकाल देना, ठीक है। जोड़ घटाव करके आप आंसर निकाल पाएंगे। आपको क्वेश्चन भी एक आध को बता देंगे। और अभी हम आपको ऊपर थोड़ा सा एक सवाल पूछे थे, इसका आंसर आप देख लीजिए कितना आता। गुना करेंगे तो ये 4 दूनी माइनस में 8, बीच में माइनस का साइन, 5 चौका 20, यानी कि दोनों माइनस में ही है, तो आपका आंसर -28 करेक्ट था, ठीक है। अब बढ़ते हैं, देखिएगा आपको बता दें, यहां पर एक नोट आप याद रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, उस टाइम अगर आपको कभी दो गो लगातार जीरो दिखाई दे, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर आपको लगातार दो गो जीरो दिखाई दे, तो उसका वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे यहाँ पे दो गो जीरो आपको दिखाई दे रहा है लगातार, तो अगर इसमें दो गो जीरो लगातार है, तो जो एलिमेंट है इसमें अंक बच जाए उसको भी आप इस तरह से डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे फिर से देखिए, ये जीरो जिस लाइन में हो उसको पहले ऐसे झांक दीजिएगा इस तरह से, और जो अंक बचे उसको भी आप इस तरह से डिलीट कर देंगे। जो यहाँ पर बचेगा उसको लिख देना, लेकिन यहाँ जो अंक बचा है इसका पहले आपको साइन देख लेना। तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये प्लस ए लिखिएगा, ठीक है, प्लस में लिख दें और इसको भी डिलीट कर दिए। ये जो 4 गो नंबर बचा बी सी ई एफ, इसको लिख दिए। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, बी में एफ से था बी एफ, माइनस बीच में हमेशा लिखना है, और ई में सी से था ई सी, और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अंक रहेगा तो गुना कर सकते हैं। अब ये याद रखिएगा, साइन जरूर याद रखना है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इस 3 गो रो वाला, 3 रो और 3 कॉलम वाला को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए एडजॉइंट जब निकालते हैं ना दो ऑर्डर में, तो आप ये साइन याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आगे भी हम आपको बताएंगे। चलिए तो आगे ले चलते हैं। ये आपका मेन चीज था, क्योंकि आपको एक्सपेंड करने के लिए ये झांका ताकि जो आपको अभी बताया गया है ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे सवाल आप लोग का निश्चित रूप से दो गो पूछा जाएगा। चलिए आपको ले चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, अब आपको मेन जो चीज होता है वो है डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपको समझना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 मार्क्स का जो एक सवाल होता है 4.2 से आपका निश्चित रूप से आता ही आता है ये प्रूफ करने वाला। तो ये प्रूफ कब होता है, जब प्रॉपर्टीज आपको पता रहेगा, ठीक है। डिटरमिनेंट का अगर आपको प्रॉपर्टीज यानी सारणी का गुणधर्म पता है तो आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं बारी बारी से। पहला प्रॉपर्टीज क्या है समझिएगा, इफ द रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ रिमेन्स टू बी द सेम, यानी कि किसी सारणी के मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब इसको देहाती भाषा में ऐसे समझिए कि कोई एक डिटरमिनेंट आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर हम इस रो को कॉलम में लिख दे, इस रो को कॉलम में लिख दे, इस रो को कॉलम में लिख दे, मतलब कि रो को कॉलम में अगर चेंज कर दे, ट्रांसपोज कर दे, सीधा सीधा ऐसा समझिए, तो उसका वैल्यू नहीं चेंज होता है, जस का तस ही रह जाता है। इसीलिए लिखा है यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करेंगे तो वह रिजल्ट उतना ही देगा। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ रहता है 1 2 3 3 4 5 और यहाँ पे लिखा रहता है 6 7 8, ये एक डिटरमिनेंट है 3 ऑर्डर में। अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे कर दे, 1 2 3 को ऐसे लिख दे, 1 2 3 3 4 5 ऐसे खड़ा कर दे और फिर 6 7 8 ऐसे लिख देते, इसका भी इसका मान और इसका मान दोनों का मान सेम ही आएगा। एक बार बनाकर आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ये पहला तो समझ में आ गया कि कोई भी डिटरमिनेंट का अगर आप ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी अदला बदली, रो को कॉलम में अदला बदली कर देते हैं, तो उसे मान में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज आपका ये समझना है, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड। मतलब यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परिवर्तित कर दिया जाए तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये डिटरमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं बदलता, लेकिन उसका साइन बदल जाता है। जैसे यहां पर देखिए क्या किया गया, ये देखिए ये C1 R1 आपको दिखाई दे रहा है और ये आपको दिखाई दे रहा है R3, है ना, सूतल वाला को रो बोलते हैं। तो ये R1 और R3 को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे C1 C2 C3 जो सबसे नीचा था उसको सबसे ऊपर ले गए, देखिए यहाँ पे राइट साइड में सबसे ऊपर ले गए, और इसको हम ले आए हैं सबसे नीचे। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसका साइन बदल जाएगा, यानी कि माइनस में रहेगा तो प्लस में, और अगर प्लस में है तो माइनस में आएगा, ठीक है। वही चीज यहां पर लिख दिया गया है बगल में कि R1 को इंटरचेंज कर दिए हैं R3 से। ये जरूरी नहीं कि R1 R3 ही, आप कोई दो रो या कोई दो कॉलम में भी कर सकते हैं। अगर करते हैं तो उसका साइन आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रॉपर्टीज की तरफ। देखिएगा
तीसरा प्रॉपर्टी कहता है इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। और हाँ, ये है आपका वीवीआई, क्योंकि देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो कब आता है, जब याद रखिएगा कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम सेम हो। जैसे यहां पर आप देखिएगा, ये चीज देखिए, पहला रो आप देखिए और तीसरा रो देखिए, दोनों बराबर लिखा गया है, तो इसीलिए इसका वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि यहां पर बगल में लिख भी दिए हैं R1 और R3 बराबर है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। जैसे एक क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए 2 3 4 इस तरह से और 2 3 4 इस तरह से, दोनों रो बराबर है, इसका मतलब वैल्यू जीरो आएगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार एक्सपेंड करके भी इसको चेक कर लीजिएगा। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि पहला और तीसरा ही, कोई भी दूगो हो सकता है, पहला दूसरा हो सकता है या दूसरा तीसरा हो सकता है। और हाँ, कॉलम में भी हो सकता है, कॉलम 1 कॉलम 2 रह सकता है या कॉलम 2 3 हो सकता है, इस तरह से। बस आपको ऐसे याद रखना है, कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम अगर समान है तो उसका आंसर आपको जीरो लिखना है। क्लियर है, ये तीसरा प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं चौथा। देखिएगा, चौथा कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, ये देखिएगा के से, देन इट्स वैल्यू इज के टाइम्स द गिवन डिटर्मिनेंट। मतलब समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप ऊपर करते हैं, देखिएगा इसका मतलब देखिए कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, देखिए यहां पर गौर से देखिएगा, किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी एक गुणांक के से गुना कर दिया जाए तो सारणी का मान के गुना हो जाता है। इसका मतलब समझिए, जैसे ये आपको डिटर्मिनेंट एक दिखाई दे रहा है ना, ये डिटर्मिनेंट, हम कोई एक रो में अगर कोई कांस्टेंट से गुना करें, जैसे यहां पर देखिए के में से गुना कर दिए, तो ये क्या होगा, पहले जो डिटर्मिनेंट था ऐसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, वो क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा, क्योंकि अगर के से गुना किए हैं तो के गुना हो जाएगा। अब सीधी सी बात, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई रो या कोई कॉलम में अगर आपको सेम अंक दिखाई दे तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखिए, अगर इस पहला रो में गौर से देखेंगे ना तो आपको के दिखाई दे रहा है, तो आप के कॉमन ले सकते हैं। दूसरा तरीका से आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई भी रो में कांस्टेंट से गुना करते हैं तो वह के गुना हो जाता है। या आप ऐसे याद रखिए कि कोई रो या कोई कॉलम में अगर आपको सेम चीज दिखाई दे तो उसमें से कॉमन वो चीज ले लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा पांचवा नंबर जो प्रॉपर्टीज आपका, ये देखिएगा, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। मतलब समझिएगा कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभों को दो या अधिक पदों में व्यक्त किया गया हो तो सारणी को भी दो या अधिक सारणिकों में व्यक्त कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लैंग्वेज ज्यादा है, लेकिन आपको हम समझाते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में आ जाए। जैसे इस डिटर्मिनेंट को पहले बढ़िया से देखिए, ये आपको डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आप पहला रो को देखेंगे ना, ये पहला रो में देखिए टर्म ना प्लस के रूप में लिखा हुआ है, दो टर्म में प्लस के रूप में लिखा गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दूगो डिटर्मिनेंट के रूप में ही इसको प्लस में अलग अलग बांट सकते हैं। कैसे, समझिएगा। पहले डिटर्मिनेंट में आप क्या करिएगा, ये जो पहला टर्म है ये A1 A2 और A3, प्लस के पहले वाला इसमें आप A1 A2 A3 लिखिएगा, ठीक है। और प्लस के बाद जो होगा K1 K2 और K3, इसको आप दूसरा डिटर्मिनेंट में K2 K3 इस तरह से लिखेंगे। और ये जो सेम अंक है ये दोनों में आपको सेम सेम उतार देना, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। एक बार फिर से समझिए, अगर कोई डिटर्मिनेंट में प्लस के रूप में अगर रो या कॉलम में है, रो या कॉलम हमेशा याद रखिएगा, रो या कॉलम में हो सकता है, तो अगर यहाँ पर तो रो में है, ये कॉलम में भी हो सकता है, तो उसको हम दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में बांट सकते हैं। और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आपको प्लस देना है, बीच में अगर माइनस होता तो आपको माइनस साइन देना था, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है आपका नेक्स्ट जो आपको प्रॉपर्टीज है, छठा नंबर, ये आपका सबसे काम का है, ठीक है, कि कोई भी रो को आप ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं RI प्लस KRJ ऐसे करके। कोई भी मतलब R1 को चेंज कर सकते हैं या R2 को चेंज कर सकते हैं, R1 को चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा रो में कांस्टेंट के से गुना कर, सिवाय याद रखिएगा के का मान आपको जीरो से नहीं गुना करना, क्योंकि जीरो से गुना करिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको जीरो छोड़ के कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव से आप गुना कर सकते हैं। उसी तरह से कॉलम में भी आप कर सकते हैं, कोई कॉलम को आप चेंज कर सकते हैं, उसी कॉलम में कोई दूसरा कॉलम से कांस्टेंट से गुना करके दोनों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे ये खास करके आपको ज्यादा लगाना पड़ सकता है, ये देखिएगा, R1 को चेंज कर सकते हैं, ऐसे R1 R2 R3 तीनों को जोड़ सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका 4.2 में ज्यादा काम आने वाला चीज है, ये प्रॉपर्टी नंबर खास करके 6 ज्यादा, ठीक है।
अब आपको बताते हैं 6 आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है। एक 7वां भी प्रॉपर्टी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा गौर से, ये 7वां प्रॉपर्टी। अगर कोई ऐसा डिटरमिनेंट अगर आपको दिखाई दे कि लगातार 3 गो जीरो आ जाए, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में लगातार 3 गो जीरो, तो उसका आंसर है, आप आंख बंद करके लिख दीजिएगा जीरो। आंख बंद करने का मतलब ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस 3 गो जीरो मिला, उसका आंसर जीरो। अब बात करते हैं आगे, ये आपका 4.2 में आपको ये सब प्रॉपर्टी लगाना था। उसके बाद अब हम ले चलते हैं आपको आगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपसे निकालने के लिए कभी कभी पूछ देता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि इसको डिटर्म, जैसे मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज का त्रिभुज बना रहा है जिसका शीर्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये कोना कोना, ठीक है, और आपसे कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकाले, तो एक डिटर्मिनांट के रूप में आप ऐसे लिखेगा 1/2, डिटर्मिनांट का साइन दीजिएगा, पहला x1 x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, और तब लास्ट में 1 1 1, और इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए झांका ताकी करके, और या ऑपरेशन लगा सकते हैं और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो है हमेशा आपको पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना, ठीक है। इसमें नोट में आप कुछ याद रखिएगा कि एबीसी संरेख कब होगा, कभी कभी आपसे संरेख वाला सवाल आ जाता है, तो आपको करना क्या है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देना है, और हाँ, ऐसे चेक करने के लिए कहे कि यह संरेख है कि नहीं, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, अगर वो 0 के बराबर आता है तो आप कह सकते हैं कि वह संरेख है, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट का मान ऐसे निकाल सकते हैं, x1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसका मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो भी आप कहेंगे कि क्या है, संरेख है, यानी कि कोलिनियर है। बात समझ में आ गया। प्रश्न में अगर कोलिनियर दिए रहे तो आप आराम से ये लिखिए, 0 को बराबर करके इसे मान निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा आपको आगे ले चलते हैं, गौर से देखिएगा। अब आपका आता है माइनर और कोफैक्टर भी आपका 1 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाता है। देखिए माइनर आपसे और कोफैक्टर, माइनर में क्या होता है कि कोई डिटरमिनेंट आपको दिए हुए रहेगा और उसमें कोई एलिमेंट का आपको माइनर निकालने के लिए कहेगा। माइनर मतलब उपसारणिक, ठीक है, और एक सहखंड होता है। जैसे मान लीजिए इस एलिमेंट का अगर माइनर हो तो माइनर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से। अगर यहाँ पे 11 होता है ना, 11 12 इस तरह से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एम 11, फिर M12 ऐसे, ठीक है। तो M11 का मान निकालना तो आपको जिस एलिमेंट का माइनर निकालना उसको रो और उसके कॉलम को आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है, और जो बचेगा वही आपका आंसर आएगा, तो इसे यहाँ पर डी आएगा। क्लियर है। अगर बी एलिमेंट का निकालना तो बी को ऐसे डिलीट करेंगे तो बचेगा आपका सी, यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह से सारा एलिमेंट अगर 3 ऑर्डर में रहे तो आप करिएगा क्या, जैसे मान लीजिए इसका हमको माइनर निकालना है, तो पहले हम यहाँ पर M11 लिख दिए, M11 आप ऐसे पढ़ेंगे इसको। अगर इसका माइनर निकालना तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करते हैं, जैसे हम आपको शुरू में भी बताया। ये जो बच गया इसका मान आप निकाल दीजिएगा, क्रॉस गुना करके घटा के आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 12 का मान निकालना होता है इस एलिमेंट का, तो वैसे ही डिलीट, ऐसे डिलीट, और ये जो 4 को बचेगा इसका आप यहाँ पे लिख दीजिए और इसका मान निकाल दीजिए, और इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी एलिमेंट का पूछे तो आप उसको झांक दीजिए, उसके रो और उसके कॉलम को, और आंसर निकाल सकते हैं। एक आता है उसी में कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए कोफैक्टर क्या होता है, तो माइनर का ही एक पार्ट है, लेकिन आपको याद रखना है इसमें साइन का फर्क हो जाता है। इसमें देखिए ए आई जे से कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इस तरह से -1 टू द पावर आई प्लस जे, ये वाला, और एम आई जे कहने का मतलब यही माइनर पहले आपको निकालना होगा। तो सीधा सीधी बात इसमें आप याद रखिएगा, जैसे याद रखिए जो सम यहाँ पर A11 कहने का मतलब इसको आपको जोड़ना है, अगर ये सम आए तो इसका प्लस में आएगा। और देखिए A12 है, इसका मतलब 1 और 2 को जोड़ेंगे तब विषम आएगा, और जब विषम आएगा तो उसका मान आप माइनस में लिखेंगे। जो भी सम आए जोड़ने पर तो उसको प्लस में लिखेगा, विषम आए मतलब ऑड आए तो उसका माइनस में लिखेगा, इवन आए तो प्लस में लिखना। जैसे यहाँ पर 11 प्लस में लिखा गया है, 12 माइनस में लिखा गया, 13 क्या है, देखिए प्लस में, क्योंकि 1 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस में, इस तरह से झांक देंगे। और आपको बस माइनर ही निकालना है, जैसे अभी हम आप इसमें झांका ताकी करेंगे ना, इसको झांकेंगे इस तरह से। इसको अगर हम देखिए, इसको अगर हम A1 को झांके, इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको बता देते हैं, देखिएगा गौर से। अगर हम मान लीजिए A1 को झांके तो ये वाला डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये जो बचा वही रहेगा, लेकिन आपको पहले साइन देख लेना, प्लस या माइनस, ठीक है। इसमें साइन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा मत। उसके बाद इसमें एडजॉइंट में कुछ आप एडजॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। 5 नंबर में आपका एडजॉइंट कभी कभी पूछ देता है, तो एडजॉइंट को बोलते हैं हिंदी में सहखंडज। समझिएगा ध्यान से, कोई 2 ऑर्डर में समझिए पहले, ठीक है। ये ट्रिक से आप निकालना है, 1 नंबर का सवाल यहाँ से आता ही आता है। ये एक मैट्रिक्स है, ये कोई एक क्या है, मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालने के लिए आपसे कह दिया जाए, तो एडजॉइंट के लिए क्या करिएगा, इसको आप लोग अदला बदली करिएगा। ये जो हम बाउंड्री खींच रहे हैं ना, इसको आपको विकर्ण वाला को अदला बदली कर देना है। ए और डी था, ये पहले आपको यहाँ पे डी लिख देना और यहाँ पे ए आ गया।
और इस जो ये जो भी करना है ये वाला, इसको आपको साइन चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे प्लस बी है तो आपको माइनस बी लिखना है, और प्लस सी है तो यहाँ पे माइनस सी लिख देना। ठीक है, प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस लिख देना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण भी आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स होता है, इसका अगर आप एडजॉइंट निकालते तो कितना आंसर आता, आप कुछ सोचकर बता सकते हैं, कमेंट करिए। देखिए सबसे पहले इसको अदला बदली करेंगे तो 5 2 ऐसे आ जाएगा, और इसका आपको साइन बदल देना है, तो प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, आपको ऐसे कर देना। अगर मान लीजिए यहाँ पर -4 होता है, यहाँ पर हम +4 लिखते हैं। अदला बदली साइन को चेंज करना है, न कि स्थान को। इसको आपको स्थान बदलना, लेकिन इसको जस के तस खाली साइन बदल देना। ठीक है, और यही अगर 3 ऑर्डर में रहे, जैसे 11 से लेकर 33 तक रहे ऐसे, तो आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट क्या होता है, कैपिटल 11। तो 11 से लेकर आपको 33 तक निकालना होगा, और उस पर आपको डैश भी लिखना होगा। ये क्या है, डैश। डैश मतलब आपको इसमें मान पहले निकाल दीजिए, और इसको रो को कॉलम में बाद में आपको लिख देना होगा। ये 11 12 13 कैसे निकालेंगे आपको हम शुरू में ही बताएं, देख लीजिए यहाँ पे 11 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये कोफैक्टर जिसको बोलते हैं 11 12 13, इसी तरह से आपको 33 तक निकालना होगा, और इसमें मान आराम से बैठा देना होगा। तो ये सवाल 5 नंबर का बनता है। इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है, ये देखिए यहाँ पे आपको टिक कर रहे हैं, वहां पे देखिएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। ये आपसे फॉर्मूला कभी कभी प्रूफ करने के लिए कह सकता है, कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा इसको आप सत्यापित करिए, तो भी आपका 5 नंबर का सवाल बनता है। ठीक है, तो खैर देखिए आपको इस बार इनवर्स ज्यादा चांस है, नहीं तो 4.2 तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद ले चलते हैं आगे, आप गौर से देखिएगा यहाँ पे आप कुछ नोट समझ लीजिए जो ऑब्जेक्टिव में आप लोग को काम आएगा। देखिए पहला फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये है फॉर्मूला किसका, ए इनवर्स निकालने का। लेकिन हाँ, ए इनवर्स आप कब निकाल सकते हैं, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आएगा। कभी अगर 0 आ जाए डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान, तो वहां पर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। यहां पर आप ये देखिए नोट नंबर दूसरा देखेगा, ए को सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कब कहते हैं, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 आता है। कभी कभी आपसे सवाल ऐसे दिया जा सकता है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x का मान निकाले, तो आपको क्या कर देना है, इस डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 रख के उससे मान निकाल देना। या चेक करने के लिए कहे तो आप डिटरमिनेंट का मान निकालिए, अगर 0 है तो उसको आप सिंगुलर बोलिएगा। नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं, मतलब व्युत्क्रमणीय किसको बोलते हैं, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं आता। इसमें हिंदी वाला और इंग्लिश वाला में थोड़ा सा उल्टा है, आप ध्यान से इसको याद रखिएगा। ठीक है, सिंगुलर को ही अव्युत्क्रमणीय बोलते हैं, और देखिए नॉन सिंगुलर को व्युत्क्रमणीय बोलते हैं। ठीक, तो व्युत्क्रम कब निकाला जा सकता है, जब ये नीचे वाला पार्ट का 0 नहीं आएगा। 0 आ जाएगा तो उसका निकाला ही नहीं जाएगा, इसीलिए यहां पर देखिए व्युत्क्रमणीय कब बोला जाएगा, जब नीचे ना 0 और 0 नीचे आ जाएगा तो उसको अव्युत्क्रमणीय बोला जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा तीसरा नंबर, ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यहां से आपका ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसको गौर से देखिएगा कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए रहेगा, n गुने n कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसमें अगर कोई कांस्टेंट k से गुना किया जाए तो वो किसके बराबर होता है, तो k के पावर n। n मतलब ऑर्डर, जितना इसका ऑर्डर होगा उस पर k पर पावर उतना हो जाएगा। जैसे अगर 2 ऑर्डर 2 का होता तो k स्क्वायर हो जाता, 3 ऑर्डर 3 का होता तो k के पावर 3 हो जाता, और इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा। इसी में आपका देखिएगा ये चौथा जो आपको दिखाई दे रहा, यही n ऑर्डर n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। और कभी कभी ये पूछता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 के बराबर। जैसे अगर 2 ऑर्डर में हो तो 2-1, 3 ऑर्डर में हो तो 3-1, ऐसे करके आप ऑप्शन मिला सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 5वां नंबर, ये फॉर्मूला है, ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है, ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। 6ठा नंबर देखेंगे यहाँ पे, ए इनवर्स का अगर फिर से आप इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स ही गायब हो जाएगा, यानी सीधा सीधा ए ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा ये 7वां नंबर की कभी कभी आपसे ऐसे भी 2 ऑर्डर में पूछ देता है। ये खास करके ये फॉर्मूला आपको 2 ऑर्डर में याद रखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, मतलब ए इनवर्स का अगर डिटरमिनेंट निकाले तो वो होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ऐसे लिखिए, या आप 1 डिटरमिनेंट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं। ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा गया था 2021 में। ठीक है, और ये भी आपको पता ही है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो है वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अलग निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ बी अलग निकालिए, दोनों को गुना करिए तो वह ए बी इंटू डिटरमिनेंट के बराबर ही रहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल था, इसको आप जरूर याद रखेंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये और ये 7 नंबर। ठीक है, और 8 नंबर तक। और लास्टली आपको जो इसमें पढ़ना क्या है वो हम आपको याद दिला देते हैं। देखिए थोड़ा सा
लास्ट में आपको 4.6 से भी कभी कभी आपको 5 नंबर का सवाल पूछ देता है। तो वो क्या पढ़ना था, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण, मैट्रिक्स मेथड से आपसे पूछता है। तो मैट्रिक्स मेथड से 3 ऑर्डर में आपको ऐसे समीकरण आपको दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3 यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे C3, ठीक है, C3Z बराबर D3। इस तरह से आपको मैट्रिक्स कोई इक्वेशन दिए हुए रहेगा और आपसे क्या कहेगा कि आप x का मान, y का मान और z का मान निकालिए या सोल्व करिए। तो सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स A मानना होगा, या A मैट्रिक्स कहां से मानेंगे, x के साथ वाला, y के साथ वाला और z के साथ वाला लिखेगा, a1 b1 c1 ये वाला लाइन लिख दिए। फिर आप यहां से देखिए a2 b2 c2 यानी कि ये लाइन लिख दिए। फिर यहां से देखिए a3 b3 c3 ये लाइन आपको लिख देना। और एक x मानना है, x मतलब वेरिएबल यानी कि चर, इसमें कौन कौन है, x y z, तो आपको इस लाइन में ऐसे लिख देना है x y z। और फिर आपको एक b मानना है, और b कहां से लिखना है, तो बराबर के बाद जो रहेगा d1 d2 d3 ये लिखेंगे। तब आप लिखेगा ax बराबर b, और इससे अगर x का मान निकालना चाहे तो a को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x बराबर लिखेगा a इनवर्स b। और आपको बता दें कि यहां से आपको a इनवर्स का मान निकालना पड़ेगा, और a इनवर्स के निकाल के b से गुना करके और x का मान रख के तुलना करिएगा तो x y z का मान निकल जाएगा। ये सवाल जो है आपका 5 नंबर का आता है, तो या तो 4.2 से आपसे पूछे या 4.6 से, या आपसे डायरेक्ट a इनवर्स का मान निकालने के लिए कह सकता है। यही 3 टाइप का सवाल जो है आप लोगों को इस बार भी आने का संभावना है। ज्यादा चांस है 4.2 का, और ये अगर 4.2 से ना पूछे तब जाके आपको a इनवर्स या 4.6 से ये वाला सवाल पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं कि कंसिस्टेंट, खैर ये तो पूछता नहीं है, कंसिस्टेंट कब होता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का नॉट जीरो, और इनकंसिस्टेंट यानी असंगत कब होता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये खास करके आपको ज्यादा पूछने वाला सवाल है नहीं, इस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन आपको ये वाला चीज जरूर याद रखना है। तो इस तरह से डिटरमिनेंट का हम टोटल फॉर्मूला आपको समझाने का प्रयास किए हैं। इतना ही आप लोगों के पास डिटरमिनेंट का पूरा फॉर्मूला है, जो आपको इतना हर हाल में याद होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, आप लोगों को ये पूरा बात समझ में आया होगा। तो लास्ट में हम एक छोटा सा सवाल भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये है आप लोगों के सामने सवाल, इस सवाल का आपको बताना क्या है, x का वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और लाइक शेयर जरूर करिएगा।